वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यूनिट 3 सीएसएस का। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एसएस कंट्रोल्स के बारे में। तो अभी फ़िलहाल हम लोग पहला टॉपिक पढ़ते हैं कि एसएस कंट्रोल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। तो एसएस कंट्रोल इज़ अ सिक्योरिटी टेक्निक दैट रेगुलेट्स हु और व्हाट कैन व्यू और यूज़ रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। मतलब कि ये इसमें एक लॉजिक है, जैसे कि कभी आप कहीं भी आईडी बनाते हैं या कहीं गेम या ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो आपको पोजीशन के अनुसार लिमिटेड एक्सेस देता है। मतलब कि आप लिमिटेड वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अब आपने फेसबुक पे आईडी बनाई तो आप उस पर क्या कर सकते हैं, या तो आप उस पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फिर पासवर्ड अपना मेंटेन कर सकते हैं, फिर अपना पोस्ट डाल सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या ये आपका लिमिटेड है। अब आप ये तो नहीं कर सकते हैं कि अपने ही पोस्ट को 500-600 लाइक कर दें। आप एक ही साथ नहीं कर सकते हैं ना, वो तो अगर दूसरे का मन होगा तभी लाइक करेगा। तो आपको ये लिमिटेड एक्सेस रहता है। तो यही एक्सेस कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जांपल में देखा जाए तो अगर मान लीजिए कोई एक अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट को किसकी एसेस रहेगी, किसकी लिमिटेड रहेगी। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग के काम में या फिर जो भी अकाउंट का काम है बस वही कर सकता है। अब वो मार्केटिंग का काम तो करेगा नहीं, उसके लिए तो उसको एसेस मिलेगी नहीं। जो भी एसेस मिलेगी अकाउंटेंट को वो सिर्फ और सिर्फ बिलिंग और अकाउंटेंट से रिलेटेड ही मिलेगी। तो इसके थ्रू हम लोग क्या मेंटेन करते हैं, जो है कि सिक्योरिटी मेंटेन करते हैं। मीन्स सिक्योरिटी मीन्स जिसका जो काम है उसके अनुसार ही उसको एक्सेस दे देंगे, ठीक है। तो एक ये मेंटेन करता है सिक्योरिटी को, और ये रिस्क को भी रिड्यूस करता है। रिस्क मीन्स जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन उसको कोई चुरा ना ले, कोई दूसरा यूज़ करके कहीं शेयर ना कर दे, वो रिस्क मतलब जिसको जो काम दिया रहेगा सिर्फ वही कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये भी होता है कि ये एसेस कंट्रोल परफॉर्म आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन बाय इवेलुएटिंग लॉगिन क्रेडेंशियल इन विच इंक्लूड पासवर्ड, पिन, बायोमेट्रिक स्कैनर, अदर ऑथेंटिफिकेशन। मीन्स ये ऑथेंटिफिकेशन में भी काम आता है कि अगर मान लीजिए आपने अब जैसे आप एक आईडी क्रिएट किए हैं, तो आप जब लॉगिन करेंगे तो आप ऑथेंटिफाइड हो जाएंगे कि हाँ मतलब आप ही यूज़र हैं। तो ये एसेस कंट्रोल इस वजह से काम करता है। बाकी ये फिगर है कि जैसे ये सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है और ऑथराइजेशन डाटाबेस है। तो जब ऑथेंटिफिकेट होगा तभी आपको क्या मिलेगा जो भी कंट्रोल है वो मिल जाएगा। तो बाकी आप ये फिगर ज़रूर देख लीजिएगा। फिर पढ़ते हैं कि यूनिक्स एंड विंडोज़ एसेस कंट्रोल क्या होते हैं। तो खैर यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी मैंने लिख रखी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल जाए। बाकी मैं इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा, जो भी यूनिक्स है एंड जो ये यहाँ पे जो विंडोज़ एंटी एसेस कंट्रोल है इसको सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आप थ्योरी में क्या लिखेंगे बाकी आप इसमें से मटेरियल लेकर लिख सकते हैं। तो पढ़ते हैं कि यूनिक्स क्या होता है। तो इट इज़ ओपन सोर्स, ठीक है। ये ओपन सोर्स होता है, ठीक है। और ये जो भी एसेस कंट्रोल होती हैं सबको ये यूज़ करता है, ठीक है। तो ओपन सोर्स का मतलब कि इसको कोई भी यूज़ कर सकता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कोई भी यूज़ कर सकता है, ठीक है, फ्री में, ठीक है। अब ये होता है इट इज़ वेरी हाई सिक्योरिटी सिस्टम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई सिक्योरिटी सिस्टम होता है। मीन्स इसमें कोई भी थ्रेट, कोई भी वायरस, कोई भी मालवेयर अटैक नहीं कर सकते हैं। ये पहले ही उसको डिटेक्ट करके रिमूव कर देगा, ठीक है। इसमें कोई भी थ्रेट नहीं अटैक कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ अ कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की इसमें क्या होता है कि हम लोग कमांड दे के यूज़ करते हैं। जो भी कमांड देंगे तभी जाके कोई भी हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे टास्क, ठीक है। अब जैसे कि रीनेम हुआ, डिलीट हुआ, इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ, ऐसा हम लोग कमांड देंगे तब जाके ये यूनिक्स जो भी है इसमें वर्क होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो भी फाइल्स होती हैं वो किस मैनर में अरेंज होती हैं, हायरार्किकल मैनर में अरेंज होती हैं, ठीक है। तो हम लोग जो भी फाइल्स और डाटा जो भी अरेंज करेंगे वो किस मैनर में अरेंज करेंगे, हायरार्किकल मैनर में अरेंज करेंगे, ठीक है।
इट इज़ नॉट यूज़र फ्रेंडली, वी यूज़ थ्रू कमांड एंड इट इज़ सो हार्ड टू यूज़। मतलब ये यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। यूज़र फ्रेंडली का मतलब कि आप जैसे सिंपली कंप्यूटर चलाते हैं तो ऐसे माउस से क्लिक करते करते चले जाते हैं, तो उसमें जो है कि आपको आसानी रहती है। लेकिन अगर कमांड दे के यूज़ करना, आप जैसे कमांड प्रॉम्प्ट जो होता है कंप्यूटर में, उससे अगर आप यूज़ करें तो आपको सारे कमांड तो पता है नहीं, तो आप कंप्यूटर चला पाएंगे नहीं। तो वैसे ही होता है कि आप अगर आप कंप्यूटर के सारे कमांड पता करते हैं तो फिर आप चला पाएंगे। तो वैसे ही ये कमांड से यूज होता है, और आपको अगर इससे चलाना है तो आपको सारे कमांड याद करने पड़ेंगे, तभी आप चला पाएंगे। ठीक है, तो ये यूनिक्स में होता है। और भी हाई लेवल ओवरव्यू ऑफ यूनिक डायरेक्टली लिस्ट, आप ये सब जितनी भी थ्योरी हैं ये आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप थ्योरी पढ़ के बाकी ये जो भी हिंदी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब पढ़ते हैं विंडोज़ एसेस कंट्रोल। तो विंडोज़ एसेस कंट्रोल का सिंपली यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरी मैंने रख रखी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल मिल पाए लिखने का। फिर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो हिंदी में है कि इट इज़ क्लोज सोर्स, मीन्स क्लोज सोर्स की इसको क्या होता है ना कि आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, ताकि तब आप यूज़ कर सकते हैं, तब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आजकल सब कोई परचेज करके नहीं करता है, सब कोई जेन्युइन नहीं यूज़ करता है विंडो, सब कोई क्रैक वर्जन यूज़ करता है। काफ़ी लोग, मतलब कई लोग जेन्युइन यूज़ करते हैं, कई लोग। तो इट इज़ लो सिक्योरिटी सिस्टम। लो सिक्योरिटी सिस्टम मीन्स कि इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ही कम सिक्योरिटी जो है कि सिस्टम होती है। तो इसके लिए हम लोग को सिक्योर करने के लिए हम लोग बाहर से एंटीवायरस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि NPA हुआ, और भी तमाम जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग यूज़ करके अपने सिस्टम को क्या करते हैं, बचाते हैं। जो भी वायरसेस हुए, थ्रेड्स जो भी हुए, उससे हम लोग अपने सिस्टम को बचाते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब इसमें कमांड का यूज़ नहीं होता। इसमें हम लोग सिंपली जो भी माउस होता है उससे हम लोग क्लिक कर करके यूज़, कीबोर्ड से जो भी यूज़ हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वीडियो चलाना हुआ तो कमांड थोड़ी देते हैं, हम लोग माउस से क्लिक करके चला लेते हैं। तो वो होता है, क्या होता है कि ये कमांड बेस्ड सिस्टम नहीं है। ठीक है, द फाइल अरेंज इन पैरेलल मैनर, फाइल जो भी होती है वो पैरेलल मैनर में, आप जब भी फाइल मैनेजर खोलेंगे तो क्या होगा, एक एक दूसरे से क्या पैरेलल जो भी फाइल्स होंगी वो अरेंज होगी। ठीक है, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली। यूज़र फ्रेंडली मीन्स इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, आप आसानी से, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी यूज़ कर लेगा। लेकिन कमांड से यूज़ करने के लिए आपको कमांड की सारी जानकारियाँ होनी चाहिए, तभी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें विंडोज़ में आप कुछ भी यूज़, किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि यूज़र फ्रेंडली होता है, मतलब इससे हम लोग माउस से क्लिक करके कीबोर्ड की यूज़ से जो भी होता है उससे हम लोग अपना यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें एक और टॉपिक आया, कॉमन इश्यूज विथ एसेस कंट्रोल सिस्टम। इसमें थोड़ा सा कॉमन इश्यूज हैं, तो अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि इफ़ यू आर अ बिजनेस दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी टू कंट्रोल योर फिजिकल और डिजिटल एसेस, यू नीड एन एसेस कंट्रोल सिस्टम। मतलब अगर बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, हाई लेवल सिक्योरिटी चाहिए, ताकि आपके जो भी फिजिकल और डिजिटल एसेट्स हैं, जो भी आपके डाटा हैं, ठीक है, वो क्या हो मतलब सिक्योर हो। तो एसेस कंट्रोल सिस्टम अलाउज बिजनेसेस टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन बिफोर दे आर एलो टू एक्सेस टू अ फिजिकल एंड डिजिटल स्पेस। मीन्स इसमें क्या होता है कि हर एक पर्सन को क्या होता है, एक सिंपल आइडेंटिटी दी जाती है कि ताकि वो कितना काम कर सकता है और कितना जो है कि डाटा को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इसमें what are the common issues that business have with access control system? Not secure enough, key card lack, true authorization, improper setup, inefficient management. Even though issues can happen, your company can avoid running into problem with your access control by maintaining the system regularly and working with a consultant of a system setup with your access system optimally. You can peace of mind that your business assets are safe and secure. Means इसमें क्या होता है कि जो भी आप कहीं भी देखेंगे तो आप फिंगरप्रिंट से कहीं कहीं अटेंडेंस होता है, कहीं कहीं पे जो है कि कार्ड से अटेंडेंस हो जाता है। तो वो चीज़ आपको क्या करती है कि आपको ऑथेंटिफाई करती है, आपको जो भी आपके एसेस होते हैं वो उसको
कंप्लीट करने के लिए। अब जैसे कि मान लीजिए कोई एक वर्कर है किसी कंपनी में, आईटी इंडस्ट्री में, तो उसको एक एक्सेस होगा कि आपको फ्रंट एंड डिज़ाइन करना, आपको बैक एंड डिज़ाइन करना, आपको ये डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली उसको लॉगिन आईडी, यूज़र आईडी दी जाती है, तो वो बस उतना ही यूज़ कर पाता है। तो ये इसके अंदर आता है, ताकि हम लोग कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्राउज़र आइसोलेशन। जो भी इश्यूज़ हैं तो उसको हम लोग सिक्योर कर सकते हैं, मतलब जो भी इश्यूज़ आती हैं इन सब चीज़ों को, तो कैसे हम लोग सिक्योर करते हैं, तो ये एसएस कंट्रोल की मदद से हम लोग सिक्योर कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं ब्राउज़र आइसोलेशन क्या होता है। तो ब्राउज़र आइसोलेशन को हम लोग वेब आइसोलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि आइसोलेट कर देता है। मतलब क्या कर देता है कि आइसोलेट का मतलब कि एक तरफ कर देता है, जिसको मतलब कि आप हार्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किसकी मदद से करता है? सैंडबॉक्स और वर्चुअल मशीन की मदद से करता है। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम एनी मालवेयर दैट यूज़र में इनकाउंटर, मीन्स ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है जो भी थ्रेट, वायरस, मालवेयर जो भी होते हैं वेब ब्राउज़र पे, जो भी अटैक करने वाले हैं, उससे क्या करता है? आइसोलेट, उसको बचाता है। ठीक है, जो भी यूज़र के माध्यम से या फिर सर्वर के माध्यम से जो भी आते हैं उसके थ्रू। ठीक है, ब्राउज़र आइसोलेशन इज अ साइबर सिक्योरिटी मैटर विच एम्स टू फिजिकली आइसोलेट एन इंटरनेट यूज़र ब्राउज़र एक्टिविटी फ्रॉम देयर लोकल नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स जो भी ये क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी मॉडल होती है। ठीक है, इसमें क्या करता है कि फिजिकली आइसोलेट करता है। मीन्स आइसोलेशन का मतलब होता है कि आपको क्या कर देता है? बचा लेता है। अब आइसोलेट का अगर सिंपल मीनिंग देखें, जैसे कोरोना वायरस में लोगों को आइसोलेट किया जाता था, मतलब एक दूसरी जगह रखा जाता था, सबसे बचाया जाता था, सबसे दूर रखा जाता था। ठीक है, तो वैसे ही आइसोलेशन इसका भी होता है कि वायरसेस से बचाता है, दूर रखता है वायरस से। ठीक है, ताकि ताकि यूज़र्स के पास क्या हो? वायरस ना पहुंच पाए। ठीक है, तो वैसे आप जैसे आप कोरोना वायरस में क्या होता था कि आइसोलेशन का मेथड आया हुआ था कि आपको 7 दिन 8 दिन आइसोलेट रहना है, उसके बाद से आप परिवार में जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये होता है कि ये आइसोलेट कर देता है वायरसेस और जो भी हैं, ताकि यूज़र्स के पास ना पहुंच पाए। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि वेब सिक्योरिटी क्या होती है। तो वेब सिक्योरिटी से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वेब क्या होता है। तो ए कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन लेयर सर्विसेज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट। मतलब ये एप्लीकेशन लेयर का क्या होता है? कलेक्शन होता है, जिसमें आप कंटेंट, जो भी कंटेंट आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं दूसरों को, उसमें आप प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मल्टीमीडिया, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, मैनी एप्लीकेशन, जो भी इंटरनेट, एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के जो भी कंटेंट हैं, आप में कोई फ़ोटो, कोई वीडियो, कोई जो भी पीडीएफ है, कोई आप अपना थॉट शेयर, शायरी सुना रहे हैं, कुछ भी आप वेब सर्वर के मदद, वेब एप्लीकेशन के मदद से आप शेयर कर सकते हैं दूसरों को। ठीक है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी यूज होता है। मान लीजिए जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज एग्जिस्टेंस थ्रेट्स आर डाइवर्स एज एप्लीकेशन एंड यूज़र बट नीड्स टू थॉट आउट केयरफुली। मतलब इसमें क्या करना पड़ता है सिंपली कि अगर मान लीजिए इतने सारे लार्ज अमाउंट में आप कंटेंट है, डाटा, बहुत सारे वेब सर्वर्स हैं, तो इसमें जाहिर सी बात है कि थ्रेड जरूर होंगी। तो उन सब चीज़ों को बचाने के लिए भी हम लोग इसमें क्या करते हैं? वेब सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं थ्रू एसएस कंट्रोल। ठीक है, तो ताकि इसमें हम लोग क्या कर पाएँ? प्रोवाइड करा पाए ऑथेंटिफिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी। हम लोग ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं कि HTTP, HTML एंड जावा स्क्रिप्ट्स क्या, थोड़ा थोड़ा मेथड की रिक्वेस्ट लाइन सच एज गेट इमेजेस, लोगोस, ये HTTP का काम है। जो भी इमेजेस, लोगो हैं, सर्वर फ्रॉम सर्वर से उसको क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है, ताकि आपको शो करा दे क्या हो? वेब पे। ठीक है, एन एम्प्टी लाइन एंड ऑप्शनल मैसेज बॉडी रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है, जो भी आप वेब सर्वर खोलते हैं तो जो भी इमेजेस आते हैं, जो भी टेक्स्ट आते हैं, जो भी आते हैं, वो HTTP के माध्यम से रिक्वेस्ट हो के ही आपके सामने दिखाई देते हैं। और HTML क्या होता है? तो HTML सिंपली फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें CSS हुआ, HTML हुआ, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे जो भी वेब पेजेस हैं उसको लिंक करने का काम करते हैं, या फिर जो भी आप HTML के बारे में जानते होंगे आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक क्या होता है? डिज़ाइनर होता है, डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है।
सेम वैसे ही CSS भी होता है। अब पढ़ते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेब एसेस कंट्रोल एंड OS एसेस कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, तो OS इज स्टेटफुल आफ्टर एन यूज़र ऑथेंटिफिकेटेड इट इज़ रिमेंबर्ड अंटिल द यूज़र लॉग्स आउट। मतलब ये क्या होता है, स्टेटफुल होता है। और जब भी एक यूज़र क्या होता है कि ऑथेंटिफिकेट होता है, मीन्स अगर लॉगिन करता है तो ये तब तक रिमेंबर करता है, तब तक सारी चीज़ों को याद करके रखता है जब तक कि वो लॉग आउट ना हो जाए। तो द OS कीप्स द स्टेट, जो भी स्टेट मतलब जो भी स्टेट है, लॉगिन यूज़र जो भी इस स्टेट से उस स्टेट ये किया होगा वो किया होगा, वो सबको क्या कर लेता है, मतलब रिमेंबर करता है, मतलब उसके डाटा को क्या कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। ठीक है, जब तक कि वो जितने सारे प्रोसेसेस करता है वो सारे। तो ये दिस प्रोसेस कीप्स द फैक्ट दैट द यूज़र इज़ ऑथेंटिकेटेड, अदर यूज़र कैन नॉट हाईजैक दिस प्रोसेस। मीन्स जो भी ये जितने भी हैं सारे रिकॉर्ड करके रखता है। और इससे ये होता है कि जो भी यूज़र होता है वो जब तक लॉग आउट नहीं करेगा तब तक वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और उसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है ताकि कोई भी जो भी हाईजैकर है उसको हाईजैक ना कर पाए। ठीक है, अ वेब सर्वर इज स्टेटलेस, मीन्स ये स्टेटलेस होता है। ठीक है, व्हेन अ यूज़र इज ऑथेंटिकेटेड ही सी में सेंड सेवरल अदर रिक्वेस्ट। जब भी यूज़र क्या होता है, लॉगिन करता है ऑथेंटिफिकेट, तो बहुत सारे रिक्वेस्ट उसको वेब सर्वर को भेजता है। द इंटायर ड्यूरेशन इज कॉल्ड अ सेशन, इसको हम लोग सेशन कहते हैं। ठीक है, सिंस वेब सर्वर इज स्टेटलेस इट डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट दिस सेशन, मीन्स वो कुछ भी याद नहीं कर पाता है, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता है जो भी आप कर रहे हैं। नेमली व्हेन द यूज़र सेंड्स अ रिक्वेस्ट द सर्वर डज नॉट नो वेदर दे आर फ्रॉम सेम सेशन। अगर मान लीजिए यूज़र किसी चीज़ का रिक्वेस्ट करता है तो उसको पता नहीं रहता है कि वो उसी सेशन का है कि नहीं है। तो पुट इन another perspective because of the lack of the session concept at web server each web request has to authenticated, otherwise attacker can hijack a session। मीन्स जो भी काम होता है वो ऑथेंटिफिकेशन के बाद ही होता है, ताकि इससे ये रहे, सिक्योरिटी मेंटेन रहे, ताकि कोई भी हैकर ना उसको यूज़ कर पाए। ठीक है, मीन्स आप ऑथेंटिकेट होंगे तो ही आप जो है कि यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं कि सेशन आईडी क्या होती है। ठीक है, तो सेशन आईडी जो है कि आप जब भी आप कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज करते हैं तो उसकी एक खुद की सेशन आईडी क्रिएट हो जाती है। तो उसी सेशन आईडी के माध्यम से जो है कि आपके जो भी इंटरेस्ट होगा उसके सामने वो दिखाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि वेब एप्लीकेशन हैव टू रिमेंबर सेशन। फॉर एन एग्जांपल, व्हेन अ होस्ट नीड्स टू कस्टमाइज द कंटेंट ऑफ अ वेबसाइट फॉर अ यूजर द वेब एप्लीकेशन मस्ट बी रिटन टू ट्रैक द यूजर प्रोग्रेस फ्रॉम पेज टू पेज। मीन्स क्या होता है कि जितने भी सेशन होते हैं उसको मतलब रिमेंबर कर लेता है। तो जो भी होस्ट प्रोवाइडर रहता है वो अगर कुछ भी कंटेंट अगर यूज़र्स के लिए प्रोवाइड करा रहा है तो क्या होता है कि अगर इस पेज से उस पेज में, मतलब मान लो कंटेंट कई सारे पेजेस के होंगे तो सबका एक सेशन आईडी क्रिएट कर देता है। तो वन कॉमन सॉल्यूशन इज टू यूज, मतलब हाउ टू नो टू रिक्वेस्ट आर फ्रॉम सेम सेशन। मतलब टू रिक्वेस्ट आर फ्रॉम सेशन, अगर मान लीजिए एक ही सेशन में अगर 2 या 3 रिक्वेस्ट अगर आपने भेज दिया तो वो रिक्वेस्ट जो है कि उसी सेशन के लिए है। कैसे हम लोग जानेंगे, तो उसके लिए हम लोग सेशन आईडी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वेयर इज सेशन आईडी स्टोर्ड, कहाँ पे सेशन आईडी स्टोर्ड होता है, तो यूजिंग कुकीज़ टू रिकॉर्ड स्टेट्स। ठीक है, यूजिंग हिडन वेरिएबल्स इन फॉर्म्स। तो ये हम लोग कुकीज़ की यूज़ करके जो है कि स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि ऐसे होता है आपका क्या होता है, सेशन आईडी। यहाँ पे लिखा है इंडेक्स PHP सेशन आईडी सम यूनिक सेशन कोड, ऐसे करके आता है। तो ये आपका एक अलग से ही सेशन आईडी होता है। अब पढ़ते हैं कि कुकीज़ एंड सेशन आईडी, मीन्स कुकीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, फिर सेशन आईडी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कुकीज़ के बारे में मैं सिंपली आपको क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हिंदी में, ताकि आप लोग लिख लेंगे। बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि कुकीज़ क्या होता है। तो ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल होती हैं कि अगर मान लीजिए स्मॉल टेक्स्ट फाइल मीन्स कि अगर आप मान लीजिए किसी भी गूगल पे गए, ठीक है, वहाँ पे आपने कुछ भी पहले टाइम सर्च किया, जो भी मान लीजिए फेमस प्लेस इन इंडिया, फेमस प्लेस इन
यूपी फेमस प्लेस इन बिहार, जो भी आपने सर्च किया तो उसमें क्या होता है कि आपको क्या पर करेगा कि वो जो है कि आपने जो सर्च किया है उस कंटेंट को, उस की को क्या कर देता है, वेब सर्वर पे क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। मीन्स वेब सर्वर पे इसलिए स्टोर कर देता है ताकि वो आपका इंटरेस्ट जान जाता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, और उसी अनुसार अगर आप दूसरी बार विजिट करेंगे तो आपको अनुसार, आपके इंटरेस्ट के अनुसार ही आपके वेब सर्वर पे जो भी आप वो दिखाता है। तो आजकल क्या हो गया, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी हो गई है, यूज करते हैं लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो आप जैसे मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे गए और आप इस समय मान लीजिए कोई जूता के लिए, पूमा का जूता के लिए आपने जो है कि सर्च किया, तो उस पे क्या होगा कि ना अब थोड़ी देर आप सर्च करेंगे तो वो जो भी कुकीज़ के माध्यम से जो अभी आपने सर्च किया उसके कुकीज़ के माध्यम से वो क्या कर देता है, वेब सर्वर पे अपलोड कर देता है। ठीक है, और उसके बाद से आपने क्या कर दिया कि उसको बंद करके रख दिया, तो आपके पास क्या होगा, धीरे धीरे नोटिफिकेशन आने लगेगा बहुत सारे कंपनीज़ के थ्रू या फिर कहीं भी किसी भी थ्रू, या फिर आप कभी भी कुछ भी वीडियो चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में भी वही जूते का ही ऐड आएगा। वो मतलब आपके इंटरेस्ट के अनुसार ही आजकल ऐसी मतलब टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसा आपका इंटरेस्ट है उसी के अनुसार आपको दिखाता है। ठीक है, ताकि आप अट्रैक्ट होकर उस चीज़ों को क्या कर पाएँ, खरीद पाएँ। ठीक है, तो ये आता है आपका कुकीज़ एंड सेशन आईडी में। ठीक है, तो बाकी ये सारी चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए अब पढ़ते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इसका मेन मतलब होता है कि वल्नरेबिलिटी मीन्स वीकनेस। इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी या हैकर, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी जो आजकल ऐप्स देख रहे हैं या फिर वेबसाइट्स जो भी हैं या फिर हैकर हैं, वो क्या हो जाता है, ईजिली इंटर कर जाते हैं हमारे सिस्टम में, बहुत ही ईजिली। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि उसमें जो भी डेटा स्टोर रहता है, ठीक है, जो भी डेटा स्टोर रहता है उसका डेटा या तो कलेक्ट कर लेते हैं या तो फिर उसको अगर मॉडिफाई करके आपको दिखाना चाहे तो मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये डेटा जितना भी होता है इंटर करके सिस्टम में सबको कलेक्ट या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब डेटा में भी क्या, जो हाई सेंसिटिव डेटा होता है, जो आपके पैसे से रिलेटेड ट्रांसफ़र ट्रांजेक्शन होता है या फिर जो भी आपके हाई सेंसिटिव डेटा जो भी आपके हों, उस पर ये अटैक करता है। जैसे हम मान लीजिए एग्जांपल में डिफेंस के डाटा या फिर गवर्नमेंट जो भी हैं, गवर्नमेंट की जितनी भी साइट्स हैं उनका डाटा। ठीक है, तो ये सब क्या है, सेंसिटिव डाटा है। और उसके बाद से ये कौन कराता है, जो भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक है ये कौन कराता है, ज़्यादातर ये लोग कराते हैं, ये एप्पल कंपनी वाले सैमसंग पे करा देते हैं, सैमसंग वाले एमआई पे करा देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी उनका जो नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला हो उसके पहले ही ये लोग क्या कर दें, लॉन्च कर दें वैसा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये पहले होता है, अटैक करके ये सारा जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसको ले लेते हैं सब। तो यही आता है आपका क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में। ठीक है, तो आपको ये पूरा पढ़ लीजिएगा, सब कुछ वही लिखा हुआ है। अब आते हैं कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी क्या होती है। ठीक है, इस अटैक में क्या होता है, तो इसमें होता है कि जो भी यूज़र ऑथेंटिकेट यूज़र होता है वो अपने वेबसाइट या जहाँ भी आईडी जहाँ भी बनी हो वहाँ पे लॉगिन करता है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद से ये एक टाइप का अटैक है, तो जो कि इसमें क्या होता है कि ना चाहते हुए भी, मतलब आप चाहते नहीं हैं कि हो ये, ठीक है, आप नहीं चाहते हैं कि हमारे जो है कि ऐप में या वेब में कोई चेंजेस हो जिसमें आप लॉगिन किए हैं, लेकिन आपके ना चाहते हुए भी हो जाता है चेंजेस। ठीक है, तो उसके चलते क्या होती है कि सिक्योरिटी वीक हो जाती है, और मतलब सब जब सिक्योरिटी वीक हो जाएगी तो आसानी से थ्रेड हो गए चाहे वायरस हो गए वो इंटर कर जाएंगे। तो ये इसमें होता है कि आप ना चाहते हुए भी, अब जैसे इसमें क्या होता है कि ये कैसे होता है, ये होता है ईमेल के द्वारा या फिर चैट के द्वारा। ईमेल में क्या होता है कि लिंक आ जाता है, तो लिंक पे आप क्लिक कर देते हैं, तो क्लिक कर देते हैं तो लिंक पे लॉगिन करने के लिए भी दे देता है, कभी 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 कुछ भी करने के लिए दे देता है। वैसे ही उससे वो क्या कर देते हैं, अपना चेंजेस का, जो हैकर होते हैं वो चेंजेस कर देते हैं। ठीक है,
वो पूरा फुल कंट्रोल ले लेते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जो भी लिंक आ रहा है ईमेल के थ्रू या चैट के थ्रू, उन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस लिंक पे क्लिक कर देंगे, या फिर अगर मान लीजिए कहीं चैट पे ही आ गया लिंक, वो उस पर आप क्लिक कर दिए, तो जो भी आपका पूरा कंट्रोल है वो चला जाएगा हैकर के पास, अनऑथराइज जो भी पर्सन है उसके पास चला जाएगा। तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी अटैक में आता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। बाकी आप लोग ये मटेरियल मैंने पूरा अच्छे से डाल दिया, आप अच्छे से पढ़ के चले जाएंगे। ठीक है, अब आता है कि डिफरेंस बिटवीन CSRF एंड XSS। ठीक है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी के बीच में डिफरेंस है। तो आप सिंपली वही हुआ जो कि मान लीजिए इसमें थर्ड पार्टी या हैकर जो है कि इंटर करता है XSS में, और जो है कि क्रॉस साइट रिक्वेस्ट में आप खुद ही होते हैं। आप खुद मतलब खुद जो भी ऑथेंटिकेट यूज़र होता है उसी के चलते ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यही बस मेन जो है कि डिफरेंस है। अगर आएगा तो आप लोग वो लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं इसको भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ कि इसमें CSRF में द कोड रन्स डायरेक्टली फ्रॉम द अटैकर्स वेब पेज, और इसमें द कोड हैज़ टू इंजेक्टेड टू द टारगेट वेबसाइट पेज। इसमें इंजेक्ट किया जाता है, और उसमें क्या होता है, डायरेक्टली मीन्स अगर मान लीजिए क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी में आप ऑथेंटिकेट यूजर है, किसी लिंक पे क्लिक कर दिए तो डायरेक्टली क्या कर लेता है, कंट्रोल ले लेता है। और इसमें क्या करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, वायरस को इंजेक्ट करना पड़ता है ताकि सारा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अब क्या होता है, इट डज नॉट प्रिवेंट CSRF बिकॉज द अटैकिंग कंटेंट आर नॉट ऑन द टारगेट वेबसाइट। मीन्स ये क्या करता है, प्रिवेंट नहीं कर सकता है CSRF को, क्योंकि जो भी अटैकिंग कंटेंट मीन्स जो भी आप वायरसेज हैं वो क्या होता है, वेबसाइट पे होते नहीं हैं। ठीक है, वेबसाइट पे नहीं होता है, और डायरेक्ट पूरा फुल कंट्रोल ले लेता है ना, उसके पास कंट्रोल आ जाता है। अब आउट एक्सेसेस में क्या होता है कि इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी मेलिशियस कोड होती है वो क्या होता है, वेबसाइट पे होता है, तो हम लोग एंटीवायरस का यूज़ करके उसको सेपरेट कर देते हैं, या फिर जो भी एक मेथड होगा उसका यूज़ करके हम लोग उसको फिल्टर आउट करके निकाल के बाहर रिमूव कर देते हैं। तो यही आपका डिफरेंस हुआ। और इसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक, तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ XSS एंड CSRF। तो इसमें क्या होता है कि जो भी मान लीजिए एसएस कंट्रोल है वो जो यूज किया जा रहा है वेब ब्राउज़र के थ्रू, तो वो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग जो भी मतलब कि जो भी गलत हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है ये दो इन साइंटिस्ट जो भी थे, या फिर कहें तो कंप्यूटर सिस्टम के कुछ ज्ञाता होंगे, जिन्होंने मान लीजिए थोड़ा बहुत नॉलेज दिया है, सेल्चर एंड स्क्रोइडियर। ठीक है, नाम बहुत खतरनाक है। उसके बाद से हम लोग इसमें देखते हैं कि हेयर वी विल एवेलुएट एंड एसेस कंट्रोल डिजाइन यूजिंग दिस प्रिंसिपल। हम लोग इवेलुएट करते हैं एसेस कंट्रोल को। ठीक है, कैसे, इन पॉइंट्स के माध्यम से, जैसे इकोनॉमी ऑफ मैकेनिज्म, फेल सेफ डिफ़ॉल्ट्स, कंप्लीट मेडिटेशन, ओपन डिज़ाइन, सेपरेशन ऑफ प्रिविलेज एंड लिस्ट प्रिविलेज। तो आप इस पॉइंट्स को लर्न करके आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट कॉमन मैकेनिज्म, लिस्ट कॉमन मैकेनिज्म 2 बार हो चुका है, कोई नहीं, साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, और थोड़ा बहुत एक एक दो लाइन आप इसको समझा सकते हैं अपने मैनर में, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, वर्चुअली ऑल बिजनेस, मोस्ट गवर्नमेंट एजेंसीज एंड मैनी इंडिविजुअल नाउ हैव वेबसाइट्स। आप देख रहे हैं ज़्यादातर जितनी भी एजेंसीज हैं, वेब गवर्नमेंट की साइट्स हैं, उनके पास क्या है, एक वेबसाइट्स ज़रूरी है। द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एंड कंपनीज विथ इंटरनेट एक्सेस इज एक्सपेंडिंग रैपिडली एंड ऑल दिस हैव ग्राफिकल वेब ब्राउजर्स। क्या होता है, धीरे धीरे आजकल क्या हो रहा है, कई सारी संस्थाएँ बनती जा रही हैं, कई सारे मतलब एजेंसीज बनती जाएँ, तो खुद की अपनी अपनी ग्राफिकल वेब ब्राउज़र मीन्स जो भी ग्राफिकल की तरह जिस पे आपको इमेजेस, वीडियो सब कुछ मिले, वैसे वेब ब्राउज़र बनाए जा रहे हैं, वेबसाइट्स बनाए जा रहे हैं। तो ठीक है, तो हमको क्या करना है कि इसमें भाई खोजना है कि कहीं वीकनेस ना हो, जिसके चलते आपका जो भी सिक्योरिटी है वो क्या हो,
वीक ना हो जाए। तो इसमें हम लोग को जितना मान लीजिए आजकल ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स बनते जा रहे हैं, तो सबको मेंटेन करना सिक्योरिटी बहुत बड़ी बात है। तो उसको मेंटेन करने के लिए ही हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि क्या कमी है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो द टॉपिक ऑफ वेब सिक्योरिटी इज़ वेरी ब्रॉड वन, ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है। इन दिस चैप्टर वी बिगिन विथ अ डिस्कस ऑफ द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर वेब सिक्योरिटी एंड देन फोकस ऑन 2 स्टैंडर्डाइज स्कीम्स दैट आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट एंड पार्ट ऑफ वेब कॉमर्स। इसमें हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है सिक्योरिटी के माध्यम से। तो वेब सिक्योरिटी कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ फंडामेंटली अ क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन रनिंग ओवर द इंटरनेट एंड TCP/IP इंट्रानेट्स। मीन्स क्लाइंट सर्वर्स मीन्स सर्वर के थ्रू क्लाइंट जो भी रिक्वेस्ट प्रोसेस जो भी होता है, तो जो भी आजकल वेबसाइट्स है वो इसी माध्यम पे बन रही हैं। अब जैसे मान लीजिए हम यूज़र हैं और सर्वर अपना वेबसाइट वो सर्वर है, तो ऐसे यूज़ करने के लिए मान लीजिए हमको स्टोर करना है सर्वर पर करेंगे, या फिर कुछ डाटा लेना है तो सर्वर से लेंगे, तो हम लोग का यही क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन ही रन हो रहा है आजकल। तो एज सच द सिक्योरिटी टूल एंड अप्रोचेज डिस्कस सो फार इन दिस बुक आर रिलेवेंट टू द इश्यू ऑफ वेब सिक्योरिटी। इसमें जो भी वेब सिक्योरिटी का है उसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़े हैं, ठीक है। तो बट द वेब प्रेजेंट्स न्यू चैलेंजेस गॉट जनरली अप्रिसिएटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर एंड नेट सिक्योरिटी। जो भी वेबसाइट्स की हैं वो क्या है कि चैलेंजेस हैं जो कि जनरल नहीं है, ठीक है। मीन्स हाईली है, क्योंकि आप इस पे अपने सारे डाटा और डॉक्यूमेंट्स जो है कि स्टोर करके रखे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी अच्छी देनी पड़ेगी ताकि आपके डाटा को क्या हो, कोई हैक ना कर पाए, कोई लीक ना कर पाए, ठीक है। तो द इंटरनेट इज़ टू वे अनलाइक ट्रेडिशनल पब्लिशिंग इन्वायरमेंट इवन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग सिस्टम इन्वॉल्विंग टेलीटेक्स्ट वॉइस रिस्पॉन्स और फैक्स बैक। द वेब इज़ वल्नरेबल टू अटैक ऑन द वेब सर्वर्स ओवर द इंटरनेट। मीन्स वेब जो भी हैं वो वीक हैं अटैक करने के लिए, वेब सर्वर्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। जो भी अटैकर हैं ये वेब सर्वर्स क्या है कि वीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी अगर आप अच्छे से नहीं प्रोवाइड कर ले तो ये ईजिली हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिक्योरिटी अच्छी देनी पड़ेगी। द वेब इज़ इंक्रीजिंगली सर्विंग अ हाई विजिबल आउटलेट फॉर कॉरपोरेट एंड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड एज द प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन रेपुटेशन कैन बी डैमेज एंड मनी कैन बी लॉस्ट इफ द वेब सर्वर आर सबवर्टेड। मीन्स अगर मान लीजिए आप बड़े बिजनेसमैन हैं या फिर बड़े मतलब छोटे भी बिजनेस आप अगर किए हैं, अगर आपने वेबसाइट्स बनाई हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप उस पर बहुत सारे डाटा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अपलोड होंगे, आपके ट्रांजेक्शन सारे उसी से होते होंगे। तो अगर मान लीजिए कोई उसको हैक कर ले जाएगा तो आपकी रेपुटेशन भी एक ख़राब हो जाएगी, क्योंकि और उसके बाद से आपके जितने भी मनी है जो भी है वो सारे लॉस्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपका वेब सर्वर अटैक हो गया तो यही सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। अब वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स पढ़ते हैं। वेब सिक्योरिटी थ्रेट्स हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ ली है कि जो वेब सर्वर पे अटैक करता है, ठीक है, वो थ्रेट्स होते हैं, उनको हम लोग सिक्योर करने के लिए हम लोग कोई मेथड लगाते हैं ताकि वेब पे कोई अटैक ना कर पाए। तो वन वे टू ग्रुप दिस थ्रेट्स इन टर्म ऑफ पैसिव एंड एक्टिव अटैक। पैसिव और एक्टिव अटैक जो है कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो पैसिव अटैक इंक्लूडेड eavesdropping on network traffic between browser and server and gaining access to information on a website that's supposed to be restricted। ये क्या कर लेते हैं कि जो भी सर्वर और ब्राउज़र है उसके बीच से जो भी एक्सेस हैं वो सारा क्या कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं। पैसिव अटैक मीन्स और लेकिन बस वो देख पाते हैं, ठीक है। मीन्स जो भी अगर मान लीजिए कोई एक कंपनी है किसी कस्टमर को मैसेज भेज रही है तो ये बीच में पढ़ लेंगे लेकिन उसको एडिट या मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक्टिव अटैक जो होता है, एक्टिव अटैक वो क्या कर लेता है, मॉडिफाई कर लेता है, ठीक है। तो ये और यही थ्रेड्स हम लोग पढ़े थे पहले चैप्टर में, बाकी थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। थ्रेड्स और वायरस वो होते हैं जो कि अटैक करके इजीली आपके डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी में डाटा को क्या करना, सिक्योरेट करना, बरकरार रखना, ठीक है। और डिनायल ऑफ सर्विस, इसमें क्या होता है कि किलिंग ऑफ यूज़र थ्रेड्स, फ्लडिंग मशीन्स विथ bogus request, filling up disk memory, isolating machine by DNS attack,
इसमें मीन्स रिप्लिकेटेड नंबर ऑफ वायरसेस मीन्स रिपीटेड नंबर ऑफ वायरसेस जनरेट होने लगते हैं इवन ऑन शट डाउन ऑफ योर सिस्टम। ठीक है। ऑथेंटिफिकेशन, जो भी आप अगर ऑथेंटिकेट हैं यूज़र्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्लूडिंग सिक्योरिटी आर्टिफैक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स। इसमें प्रोसेस है, जो भी आप सिक्योरिटी इंसर्ट करते हैं तो ये कंसिस्ट ऑफ डिटेल प्लान एंड डिफाइंस द प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन यूज टू बिल्ड एन एप्लीकेशन फ्रॉम इंसेप्शंस अंटिल डिकमीशंस प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट्स। मीन्स जो भी आप बनाते हैं एप्लीकेशन तो उसमें क्या होता है, इंसेप्शन मीन्स पहले उसको देखा जाता है, जांचा जाता है कि आपने जो भी प्लान किया है और आपको क्या चाहिए, कैसे बनाया जाएगा। तो आप अगर मान लीजिए कोई ऐप बना रहे हैं तो पहले आप क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि हमें उसमें क्या रखना चाहिए, क्या नहीं, इसका क्या यूज़ होगा। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। एंड ये सिक्योर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए कि पहले डिज़ाइन, फिर उसके बाद टेस्टिंग, फिर डेवलपमेंट, फिर डिप्लॉयमेंट, फिर रिक्वायरमेंट। ठीक है। मीन्स अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो आप उसको डिज़ाइन करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, फिर डेवलप करेंगे, उसके बाद डिप्लॉयमेंट। ठीक है। तो आप ये फिगर बना सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट पे अगर बनाना हो वीडियो तो बिल्कुल बनाऊंगा। आपके एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं 1 महीने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।